सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में एसएससी में पूछे गए नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि जीके से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए इस क्लास को बीच पे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो चलो हम शुरू करते हैं। कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, नंबर बी यूएसए, नंबर सी कनाडा, नंबर डी आयरलैंड। तो भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है वो किसके संविधान से ली गई है? तो वह ली गई है आयरलैंड के संविधान से। जो भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं वह आयरलैंड से लिए गए हैं, जो 36 से 51 में वर्णित हैं। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएस के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की धारणा ली गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो भाग 4 से लिए गए हैं और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। संघीय प्रणाली जो है वो कनाडा से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना जो अमेरिका से ली गई है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। एकल प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसकी संविधान से प्रेरित हैं? भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं और भाग 4 के द्वारा लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? तो संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या भारतीय संविधान की अनुसूची। तो भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? तो यह की गई है
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान भाग 4 में की गई है। मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 से लिए गए हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है और संविधान प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ, राज्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है जो भाग 4 से लिए गए हैं और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को निश्चित किया गया है? नंबर ए आपातकाल स्थिति के प्रावधान, नंबर बी केंद्र राज्य संबंध, नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में लोकतांत्रिक को सुनिश्चित किया गया है? तो वह किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को निश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, गांधीवादी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए या राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। तो भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए है। किसका? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय जो है वो किसके माध्यम से निश्चित करता है? तो वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक न्याय को निश्चित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नंबर बी संसद को चलाने के नियम, नंबर सी नए राज्य का गठन, नंबर डी संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। तो निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि यदि सरकार के द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? यदि सरकार के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो वह उच्च न्यायालय,
उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। अगर किसी राज्य सरकार के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो वह इनमें से किसी के पास भी नहीं जा सकता, इन्हें मान्य नहीं करा सकता। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, तो वह है अनुच्छेद 37 के द्वारा किसी भी न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो भाग 4 जो है वो नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित माना जाता है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता और भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित हैं। अगला भाग है, प्रश्न है कि हमारे संविधान में निस्संदेह सिद्धांत हैं, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत हैं, कानूनी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, अर्ध प्रवर्तनीय हैं, आंशिक रूप से अप्रवर्तनीय हैं, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय हैं। तो हमारे संविधान में जो निर्देशक सिद्धांत हैं वह कानूनी अदालत द्वारा अप्रवर्तनीय हैं। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में निहित इन सिद्धांतों के संबंध में राज्य का कर्तव्य होगा कि वे प्रशासन और विधि निर्माण में इनका अनुसरण करे। इसके बावजूद यह सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रभाव है, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रभाव है। नंबर ए, समान काम के लिए समान वेतन। नंबर बी, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था। नंबर सी, गोवध पर निषेध। नंबर डी, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा है। तो किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है, तो वह है गोवध पर निषेध। गोवध पर निषेध जो है गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं
कि निम्न में से निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध, कृषि पालन पशुपालन का संगठन आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो ग्राम पंचायतों का जो आयोजन किया गया है वो गांधीवादी दर्शन पर आधारित माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में जो कहा था वह महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में जो कहा था वो महात्मा गांधी जी ने कहा था। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की कल्पना प्रस्तुत की थी। गांधी जी ग्राम स्वराज्य व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थक थे। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो यह अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56, तो यह 42वें संविधान यह है। यह है इसका उत्तर कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो 42वें संविधान संशोधन ने। किसने? 42वें संविधान संशोधन ने इसे अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? 24वां संविधान संशोधन, 30वां संशोधन, 42वां संशोधन या 44वां संशोधन? तो संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? तो 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 69। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39।
अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय चेक की तरह हैं, जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। नंबर ए के.टी. साहा, नंबर बी के.एम. मुंशी, नंबर सी बी.आर. अम्बेडकर, नंबर डी ऑस्टिन। तो यह कहा था, यह के.टी. साहा ने कहा था कि सरकारी नीति के जो निर्देशक सिद्धांत हैं वो किसी बैंक में देय उस चेक की तरह हैं, जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। तो नीति निर्देशक संबंधी जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।